राधे राधे भाई, स्वागत है आपका बायोलॉजी की सीरीज में। इससे पहले बायोलॉजी के 2 क्लासें हो चुकी हैं, 2 सेशन हो चुके हैं। उसमें हम कोशिका के बारे में बता रहा था और मैं कोशिका के पार्ट ऑफ सेल उनके बारे में बात चल रही थी। 4 पार्ट ऑफ सेल को मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटोप्लाज्म और कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली है ना, इन चारों को मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। अब हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। ध्यान से सुने ना। जब अभी और यदि मैं पार्ट ऑफ सेल की बात करूं तो नंबर 5 पर आता है। नंबर 5 पर आता है अंतःद्रव जालिका। क्या आता है? अंतःद्रव जालिका। अच्छा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। अब देखो ये होता क्या है कि जैसे कि ये कोशिका है ना। अब इस कोशिका की जो भीतरी सतह है, जो इनर सरफेस है, उसका क्या बना, वो किसकी बनी हुई थी? वो अंतःद्रव जालिका होती है। अब ये ना 2 प्रकार की होती है। इसकी जो अंदर की सरफेस होती है किसकी बनी होती है? अंतःद्रव जालिका। अच्छा, इसकी वजह से क्या है कि कोशिका है ना, वो दबती नहीं है, वो मतलब पिचक नहीं जाती। तो यानी कि ये कंकाल की भांति करता है, इसलिए कंकाल की भांति कार्य करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसलिए इसको बोलते हैं आंतरिक कंकाल। कोशिका का आंतरिक कंकाल। बात आई समझ में? क्या बोलते हैं? कोशिका का आंतरिक कंकाल। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? ये 2 प्रकार का होता है। देखो, यदि मैं इसकी संरचना देखूं, है ना, जैसे मान लीजिए भाई ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसको आप डिवाइड कीजिए। इसके आधा भाग होता है ना, आधा भाग तो मतलब एकदम चिकना होता है, स्मूथ होता है। कैसा होता है? चिकना। और जो आधा पार्ट होता है ये एकदम रफ होता है, खुरदरा होता है। कैसा होता है? खुरदरा, है ना। अब देखो इस चीज़ को ध्यान से समझना। कैसा हो गया? एक तो हो गया चिकना और एक हो गया खुरदरा, है ना। अब आपके दिमाग में आएगा यार चिकना कैसे होता है? क्योंकि इस पे अन्य कोई और दूसरा पदार्थ या अवयव नहीं मिलता। लेकिन जो खुरदरा, जो रफ पार्ट है इसका, इस पर एक दूसरा पदार्थ पाया जाता है, दूसरा एक अवयव होता है जिसको बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम के कारण जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका जो आधा भाग होता है ना, वो कैसा होता है? रफ होता है। अब ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम काम किसके आता है? राइबोसोम प्रोटीन निर्माण में काम आता है। किसमें? प्रोटीन निर्माण में। प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम से। अच्छा, और क्या फैक्ट है राइबोसोम के बारे में? राइबोसोम होता है ना, ये कोशिका है। कोशिका का सबसे छोटा भाग कौन सा? कोशिका का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? राइबोसोम होता है। कौन सा होता है? राइबोसोम होता है। अच्छा, अब जब प्रोटीन का निर्माण होता है यहाँ, तो इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। बात आई आपके समझ में? राइबोसोम है ना, सबसे छोटा भाग होता है कोशिका का, प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है और प्रोटीन के फैक्ट्री भी बोलते हैं इसको, है ना। और ये जो स्मूथ वाला पार्ट होता है, जो चिकना वाला पार्ट होता है, ये ना कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट और वसा, फैट, है ना, इन दोनों का निर्माण करता है। बात आ गई आपकी समझ में? ये हो गया अंतःद्रव जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का, एक रफ वाला पार्ट, एक चिकना वाला पार्ट। बात आ गई आपकी समझ में? रफ होता है उस पर राइबोसोम, है ना। अब देखो राइबोसोम होता है ना, ये जो वाला पार्ट होता है राइबोसोम, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है 70S और एक होता है 80S। अब बोलेंगे यार ये क्या होता है 70S 80S, है ना, ये कौन नहीं? देखो राइबोसोम में जो ये 70S प्रकार का राइबोसोम होता है ना, ये थोड़ा हल्का होता है ना। और ये जो 80S टाइप का जो राइबोसोम होता है ये थोड़ा भारी होता है। अब जैसे कि मैं बात करूं, देखो हर जीव जंतु में, पादप में कोशिकाएं मिलती हैं। अब बहुत सी ऐसे जीव जंतु होते हैं जो एक कोशिका से ही अपना जीवन निकाल देते हैं, एक कोशिका से ही पूरा अपना जीवन निकाल देते हैं, जीवन भर जीते हैं। वो कौन से कहलाते हैं? वो कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक। कौन से? प्रोकैरियोटिक। अच्छा, और प्रोकैरियोटिक में कौन सा आरएनए मिलेगा? 70S प्रकार का आरएनए मिलता है। 70S प्रकार का आरएनए क्यों मिलता है? क्योंकि हल्का होता है ना, तो एक जो सेल होती है आसानी से इसको कंट्रोल कर लेती है। यदि मैं 80S प्रकार की बात करूं, 80S प्रकार का जो एक से अधिक यदि जिन जीव जंतुओं में कोशिकाएं मिलती हैं उनको क्या बोलते हैं? यूकेरियोटिक। क्या बोलते हैं? यूकेरियोटिक।
तो यूकेरियोटिक में कौन सा मिलता है 70s। बात आई। अब इसमें एस होता है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, है ना, वो आप छोड़िए, है ना, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं इसे, इसको 780s होता है, ये भारी होता है किन में, यूकेरियोटिक जिनमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं मिलती हैं। प्रोकैरियोटिक 70s हल्का होता है, जो कि एक कोश के जीव होते हैं, जैसे कि अमीबा हुआ और यीस्ट हुआ, है ना, ये कैसे जीव है, एक कोशिकीय जीव है जिनमें राइबोसोम मिलता है। बात आई आपकी समझ में, ये हो गया अंतर्द्रव्य जाल का। अब अगला जो टॉपिक है इसी में, है ना, आगे और यदि में एक होता है गोल्जी बॉडी, है ना, क्या होता है गोल्जी बॉडी, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गोल्जी काय। कौन सा होता है गोल्जी बॉडी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गोल्जी काय, क्या बोलते हैं गोल्जी काय, है ना। अब देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को, इसकी जो खोज की थी ना कि भाई बताया किसके, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, कैमिलो गोल्जी। क्या नाम था, कैमिलो गोल्जी। उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है गोल्जी बॉडी है, गोल्जी का, है ना। बातें हैं समझ में। अच्छा, इसका काम क्या होता है, देखो मैंने जब आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, जब पहला कालांश था उसमें बताया था कि जैसे कि हमारा शरीर है ना, हमारे शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, जगह जगह कोशिकाएं हैं। अब जैसे कि मान लीजिए भाई आप कोई भी काम करते हो, है ना, जैसे कि आप कोई भी हार्डवर्क करते हो तो आपके जो शोल्डर हैं, हाथ हैं, पैर हैं, ये ज़्यादा काम करते हैं, और जो कोशिकाएं हैं ना वहाँ से सपोर्ट मिलता है। तो वहाँ से क्या है कि जो जिस भी सामान की पूर्ति जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करने के लिए अन्य जो कोशिकाएं हैं ना वहाँ से, जैसे कि जल हुआ, जैसे कि ऊर्जा हुई, इनका परिवहन किया जाता है ना, अन्य कोशिकाओं से, हाथ की कोशिकाओं में, पैर की कोशिकाओं में, शोल्डर की कोशिकाओं में, इनमें ऊर्जा, पानी, इनको ट्रांसफ़र किया जाता है। वो जो ट्रांसफ़र करने का काम करता है ना, वो कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। यानी कि परिवहन करने का काम कौन करता है, ये परिवहन या यातायात। बात आए आपके समझ में, है ना, किसका काम होता है, गोल्जी बॉडी का। बात आई आपके समझ में। एक होता है सेंट्रोसोम। क्या होता है, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। अच्छा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं तारक काय। अच्छा, इसका काम क्या होता है, देखो जो कोशिका होती है ना उसमें विभाजन होते हैं, 3 प्रकार के विभाजन होते हैं। एक होता है असूत्रीय विभाजन, एक होता है समसूत्रीय विभाजन, और एक होता है अर्धसूत्रीय विभाजन। फॉर एग्जाम्पल, अब विभाजन को हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मोटा सा आप ये समझिए, जैसे कि आपका हाथ है, इस हाथ में थोड़ा सा चीरा लग जाए, थोड़ा सा कट लग जाए, तो इस हाथ में जो चीरा लगा है इसको भरेंगी ना जो आसपास की कोशिकाएं हैं ना, वो धीरे 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 और कोशिकाओं का निर्माण करके उस जो घाव बना हुआ है उसको भर देती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो आसपास की कोशिकाएं केवल उतनी ही कोशिकाएं बनाती हैं जितनी कि वहाँ से नष्ट हुई हैं, है ना, ताकि वो घाव आसानी से भर सके। अब यही चीज़ सेंट्रोसोम करता है। सेंट्रोसोम क्या करता है कि जब कोशिका के अंदर कोई दूसरा पदार्थ या जो कोई दूसरा भाग खराब हो जाता है या फिर नष्ट हो जाता है, तो निर्माण करने का काम कौन करता है, तारक काय करता है। बात आई आप समझ में। यानी कि विभाजन का काम कौन करता है, तारक काय करता है। किसका काम करता है, विभाजन का काम तारक काय करता है ना। बात आएंगे समझ में। अब देखो एक चीज़ और, जैसे कि मानव शरीर की बात करूं तो मानव शरीर के जो मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, और उनको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूरोसेल। न्यूरोसेल में जो तारक काय होता है ना, ये जो सेंट्रोसोम होता है, ये अनुपस्थित होता है। इसलिए जब सिर में चोट लग जाती है ना तो आसानी से वो घाव भरता नहीं है ना, बहुत मुश्किल है कि वो आदमी बच जाए यदि उसके सिर में चोट लग जाए, क्योंकि वहाँ पर जो सेंट्रोसोम होता है ना, विभाजन हो ही नहीं सकता जब सेंट्रोसोम है ही नहीं वहाँ की कोशिकाओं में। जब न्यूरोसेल में, तंत्रिका कोशिकाओं में तारक काय है ही नहीं भाई, तो वहाँ कोशिका विभाजन ऐसे होगा कैसे, नई कोशिकाएं बनेंगी कैसे। इसलिए यदि दिमाग में चोट लग जाती है ना तो उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। बात आई आपके समझ में, है ना। सेंट्रोसोम हो गया। इसके बाद एक होता है आपका लाइसोसोम। क्या होता है, लाइसोसोम। सर ये क्या होता है ना। देखो लाइसोसोम क्या होता है कि इसमें ना एक एंजाइम पाया जाता है, एक एंजाइम पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम। कौन सा, जल अपघटक एंजाइम। अब देखो इसमें होता क्या है कि जैसे कोशिका है, अब कोशिका के अंदर बहुत छोटे 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 और उसके पार्ट हैं। मान लीजिए कोई पार्ट खराब हो जाता है ना, तो उस जो खराब वाला पार्ट है उसको नष्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो कोशिका में पड़ा रहेगा तो सड़ेगा और अव्यवस्था फैलाएगा। तो उसको नष्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो नष्ट कौन करेगा, लाइसोसोम उसको नष्ट करता है। जो भी कोशिका के अंदर यदि कोई अवयव, यदि कोई भाग कोशिका का खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है,
तो उसको समाप्त करने का काम कौन करता है? ये लाइसोसोम करता है ना। किसके माध्यम से करता है? जल अपघटक एंजाइम होते हैं उनके माध्यम से करता है। अब मान लीजिए जैसे कि कोशिका है, अब कोशिका के अंदर जितने भी अवयव हैं, जैसे कोशिका अंदर से पूरी तरह तहस-नहस हो गई है, समाप्त हो गई है ना, उसके कोई भी अवयव है वो काम नहीं कर रहा, तो ये लाइसोसोम क्या करेगा? लाइसोसोम ना वो फट जाता है, उसके अंदर ही फट जाएगा तो ये जो जल अपघटक एंजाइम होता है ये पूरा उस कोशिका में फैल जाता है, और फैलने के कारण क्या होता है कि जो कोशिका होती है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? कोशिका पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। इसीलिए जो लाइसोसोम है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली। क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली। अब जरूरी नहीं है कि लाइसोसोम हर कोशिकाओं में पाया जाए। देखो जैसे कि हमारा रक्त है ना, रक्त में क्या होता है कि इसमें कोशिकाएं मिलती हैं। कोशिकाएं जो रक्त में जो कोशिकाएं मिलती हैं ना, वो 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इसमें जो ब्लड में जो कोशिकाएं मिलती हैं आरबीसी हैं, लाल रक्त कणिकाएं, इनमें ना लाइसोसोम नहीं पाया जाता। अब तुम बोलोगे यार लाइसोसोम नहीं पाया जाता, तो जैसे आरबीसी की बात करें तो इनका कार्यकाल लगभग 120 दिन का होता है। तो ये 120 दिन के बाद ये मतलब क्या होता है इनका? जैसे मतलब रक्त में पड़ी रहेंगी ऐसे तो रक्त हमारा अशुद्ध हो जाएगा। तो इनको नष्ट करने के लिए ना प्लीहा में इन आरबीसियों को नष्ट किया जाता है। कहाँ पे? प्लीहा में स्प्लीन होता है ना, हमारे शरीर में एक भाग है हमारे शरीर का, तो वहाँ पे जाके जो आरबीसी होती है ना वो नष्ट होती हैं। बात है आपके समझ में, है ना। ये तो हो गया लाइसोसोम के बारे में। एक और चीज़ होती है, क्या होती है? नंबर 3 यदि मैं बात करूँ तो वो होती है रिक्तिका। रिक्तिका, रिक्तिका है ना, वैक्यूल्स। अब देखो रिक्तिका का काम होता है, ये क्या होता है? जो पानी होता है ना उसका संग्रहण करती है, उसको पानी को इकट्ठा करने का काम करती है। यदि इस वैक्यूल्स में इसमें ना 1-2% पानी की भी कमी हो जाती है ना, तो बहुत भयंकर प्यास लगती है माँ आदमी को, है ना। मतलब इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है ये चीज़, है ना। जल संग्रहित करने का काम करती है, जल को संग्रहित करने का काम करती है। ठीक है, बात आई आपकी समझ में। अच्छा एक चीज़ और है इसमें आगे, है ना। क्या चीज़ है? देखो ध्यान से। एक होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक कोशिका का ही भाग है ना। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि यार इतनी सारी कोशिकाओं के अंदर भाग पाए जाते हैं, कंट्रोल कौन करता है इस चीज़ को, है ना। क्या कंट्रोल कौन करता है इस चीज़ को कि भाई तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा? लाइसोसोम यदि कोई पार्ट खराब हो जाता है तो तू नष्ट करेगा, और तारक का है सेंट्रोसोम, यदि कोई जो अवयव है वो खत्म हो जाता है, लाइसोसोम उसको नष्ट कर देगा और तू उसको नया बना देगा। तो इन चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है कोशिका के अंदर? तो कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है ना। केंद्रक होता है ना, इसको मस्तिष्क बोलते हैं। किसका? मस्तिष्क। कोशिका का मस्तिष्क बोलते हैं। ये पूरी तरह से कंट्रोल करके रखता है किसको? कोशिका को, है ना। तो सारे काम, और इस जो केंद्रक है ना इसमें लगभग 80% ना प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। 80% प्रोटीन पाया जाता है। मस्तिष्क होता है कोशिका का मस्तिष्क, पूरे जो भी कोशिका के अंदर डिसीजन लेने होते हैं ना, और जो भी और जो अवयव हैं उनको दिशा निर्देश देने का काम कौन करता है? केंद्रक करता है। बात है आपके समझ में। अच्छा एक होता है लवक। क्या होता है? लवक। लवक को इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड। क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। किन में? जंतु कोशिकाओं, यानी मानव के अंदर ये नहीं पाया जाता। जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। तो किसके अंदर पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है ना। अब देखो ये लवक होता क्या दरअसल? लवक ना 3 प्रकार का होता है, पहले ये समझो। देखो 1 2 3। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्टिड। क्या होता है? क्लोरोप्लास्टिड। एक होता है क्रोमोप्लास्टिड, क्रोमोप्लास्टिड। और एक होता है ल्यूकोप्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्टिड, है ना। यदि मैं हिंदी में बोलूँ तो क्लोरोप्लास्टिड है, इसको क्या बोलते हैं? हरित लवक। क्या बोलते हैं? हरित लवक। जो क्रोमोप्लास्टिड है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्णी लवक, वर्णित लवक। और जो ल्यूकोप्लास्टिड है इसको क्या बोलते हैं? अवर्णित लवक, अवर्णित लवक, है ना। और मैंने आपको बताया कि भाई जो लवक होता है ना ये हमेशा पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। अब ये जो हरित लवक होता है ना भाई, इसका क्या काम होता है?
जो पादपों में हरित लवक पाया जाता है ना, हरित लवक का काम क्या होता है भाई, इसका काम होता है जो भोजन वो पादपों में भोजन निर्माण का काम होता है। किसमें? पादपों में भोजन निर्माण का काम होता है। भोजन बनाने का काम किसका होता है? हरित लवक का होता है। तो ये पाया कहाँ जाएगा भाई? भोजन कहाँ बनाया जाता है? पेड़ पौधों में, पत्तियों में और तने, है ना। तने में, पेड़ के तने में और पत्तियों में क्या? हरित लवक पाया जाता है और इसका काम क्या होता है? भोजन निर्माण का इसका काम होता है। अब भोजन बन गया है तो अब उसको इकट्ठा करने का भी काम होगा, तो इसको इकट्ठा करने का काम कौन करता है? अवर्णित लवक, ल्यूकोप्लास्टिड होता है ना, उसका काम क्या होता है? भोजन को इकट्ठा करना, भोजन को इकट्ठा करना। बात आई आपको समझ आओ? इकट्ठा कहाँ करेगा? इकट्ठा ये दो जगह करता है, या तो ये जड़ में करेगा, है ना, रूट्स में, जो प्लांट की रूट्स हैं उनमें जाके भोजन को इकट्ठा करता है, या फिर फल में, फल या फूल जो भी उस पेड़ पौधे में आते हैं वहाँ पे जाके ये अपने भोजन को इकट्ठा करेगा। हरित लवक बना देता है भोजन, और जो अवर्णित लवक है वो क्या करता है? भोजन को इकट्ठा करता है। अच्छा, फिर ये वर्णित लवक होता है, ये क्या काम करता है? जो वर्णित लवक होता है ये ना, उससे कोई भी पादप है उसके द्वारा कोई भी फल या फूल जो भी दिया जाता है उसमें रंग निर्धारित करता है कि यार इस चीज़ का रंग क्या होगा। कभी आपने सोचा कि यार टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? कभी आपने सोचा कि यार मिर्ची हरी क्यों होती है, उसके बाद वो लाल हो जाती है ना। तो वो जो रंग आता है ना, वो कलर आता है ना, वो किसकी वजह से आता है? वो वर्णित लवक की वजह से आता है। बात आई आपके समझ में, है ना। तो मुझे लगता है आज जो अपने जितने भी टॉपिक थे ना, जो कोशिका के अंदर जितने भी पार्ट पाए जाते हैं उन सब के बारे में आज अपन डिस्कस कर चुके हैं। इससे आगे और भी चीज़ें हैं इसकी, पादप कोशिकाओं में क्या अंतर है, जंतु कोशिकाओं में क्या अंतर है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, है ना। तो सब पे एक एक बार आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।